हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज हमें पढ़ना है रुधिर वर्ग, या फिर हम रुधिर वर्ग को इंग्लिश में कह सकते हैं ब्लड ग्रुप्स। रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था लैंड स्टीनर। तो ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था। तो आपको नाम याद रखना है लैंड स्टीनर। और बिल्कुल ध्यान से समझना है कि इसका क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि ये जो रुधिर वर्ग हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। लैंड स्टीनर ने बताया था कि रुधिर वर्ग होते हैं 4 प्रकार के। पहला रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप होता है ए, फिर ब्लड ग्रुप बी, फिर एक ब्लड ग्रुप होता है ए बी, और एक ब्लड ग्रुप होता है ओ। तो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप के नाम आपको याद रखने हैं। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप आपको याद रखने हैं। और एक चीज आपको ये याद रखनी है कि हर एक ब्लड ग्रुप में एक तो होता है प्रतिजन। प्रतिजन को आप एंटीजन भी कह सकते हो। और एक होता है प्रतिरक्षी, जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी। तो आपको ध्यान रखना है कि रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। और एक आपको ध्यान रखना है कि हर एक ब्लड ग्रुप में एंटीजन भी होते हैं और एंटीबॉडी होते हैं। अब ये एंटीजन और एंटीबॉडी कैसे काम करते हैं उसके बारे में ही हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान से समझेंगे सारी बातों को। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो रुधिर वर्ग ए होता है, ब्लड ग्रुप ए होता है, उसमें एंटीजन ए होता है। एंटीजन का मतलब जो सपोर्टिव हो, जो सपोर्ट करने वाला हो। तो यदि इसमें एंटीजन ए है तो इसका मतलब ये एंटीजन ए को सपोर्ट करेगा, यानी ब्लड ग्रुप ए को सपोर्ट करेगा, या ऐसे हर एक ब्लड को सपोर्ट करेगा जिसमें एंटीजन ए होगा। ठीक है। और इसमें एंटीबॉडी क्या है? बी। एंटीबॉडी क्या है? बी है एंटीबॉडी। बी को कभी कभी अल्फा भी कहते हैं। ठीक है। पर आपको बी ध्यान रखना है कि जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन क्या होता है? ए। एंटीजन तो वही होता है जो ब्लड ग्रुप है। ठीक है। और एंटीबॉडी होती है उसके अपोजिट। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी क्या होती है? बी। बिल्कुल ध्यान से समझो एक एक चीज को। अब यदि आप ब्लड ग्रुप बी की बात करते हो तो ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन तो बी ही होगा, क्योंकि एंटीजन तो वही होता है जो ब्लड ग्रुप होता है। पर इसमें एंटीबॉडी होता है ए। एंटीबॉडी क्या होता है? ए। एंटीबॉडी का मतलब ये है जो अगेंस्ट काम करता हो, खिलाफ काम करता हो। जो सपोर्ट में काम करता है, किसी भी चीज के सपोर्ट में, उसे आप एंटीजन कह सकते हो। और जो खिलाफ काम करता है, अपोजिशन में काम करता है, उसे आप कह सकते हो एंटीबॉडीज। ठीक है। अब देखो ध्यान से, यदि ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं। यानी वो ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी दोनों को सपोर्ट करेगा, पर उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। ध्यान रखना, जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। इसका मतलब यह है कि ब्लड ग्रुप ए किसी भी ब्लड का अपोजिशन नहीं करता। ब्लड ग्रुप ए किसी भी ब्लड का अपोजिशन नहीं करता। कोई से भी खून को ऐसा नहीं कहता कि मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। ये जो एंटीबॉडी है ना, प्रतिरक्षी, इससे ही पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे चोट लगी है और उसे हमें खून देना है, तो उसे कौन सा खून सपोर्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी है। ठीक है। यदि हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। यानी ये किसी भी ब्लड ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेगा अपने अलावा। पर इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों होती हैं। अब मैं इस चीज को दोबारा रिपीट करूंगा जिससे आपको ये बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। दोबारा रिपीट करूंगा, ध्यान से समझना बिल्कुल। हमने क्या सीखा? हमने सीखा जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसका एंटीजन ए होगा। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन क्या होगा? बी। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसका एंटीजन ए और बी, उसमें दोनों तरह के एंटीजन होंगे।
जिसका ब्लड ग्रुप O है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्लड ग्रुप ये है और आप एंटीजन बता दो कौन सा है, तो जो ब्लड ग्रुप का नाम है वही एंटीजन होगा। सिर्फ O का ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप O के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है। फिर अगली बात, अब हमें पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप से आप एंटीबॉडी कैसे ज्ञात करोगे। यदि ब्लड ग्रुप A है तो एंटीबॉडी A का अपोजिट क्या होता है, B, इसमें एंटीबॉडी B होती है। ठीक है, यानी ये जो ब्लड ग्रुप A है वो कभी भी ब्लड ग्रुप B को सपोर्ट नहीं करता है। जिसका ब्लड ग्रुप B है तो ब्लड ग्रुप B में एंटीबॉडी होती है A, क्योंकि B का अपोजिट क्या है, A। जिसका ब्लड ग्रुप AB है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, क्योंकि दोनों इसमें एंटीजन आ चुके हैं, A एंटीजन भी आ चुका है, B भी। यदि एंटीजन A आता है तो एंटीबॉडी इसकी उल्टी होती है B, यदि एंटीजन B आता है तो एंटीबॉडी इसकी उल्टी होती है A। जब इसमें दोनों ही एंटीजन आ गए A और B तो इसका कोई भी इसमें एंटीबॉडी नहीं होगी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, यानी ब्लड ग्रुप AB सबको सपोर्ट करता है। अब आती है बात ब्लड ग्रुप O की। ब्लड ग्रुप O में कोई भी एंटीजन नहीं था, इसलिए इसमें दोनों एंटीबॉडी होंगी A और B। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है बेटे, आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होगा और कौन सी एंटीबॉडी। मैंने आपको बताया कि एंटीजन तो वो होगा जो ब्लड ग्रुप का नाम है, और एंटीबॉडी वो होगी जो ब्लड ग्रुप के नाम का अपोजिट है। ध्यान रखोगे इस चीज को। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम ब्लड ग्रुप बताते हैं, आप बताओ कि उसमें कौन सा एंटीजन होगा, कौन सा एंटीबॉडी होगा। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं रक्ताधान की। रक्ताधान का क्या मतलब है? रक्ताधान को आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कह सकते हो। मान लो आपके पास कोई भी व्यक्ति है और उस व्यक्ति को चोट लग गई है और या फिर उसके शरीर में खून की कमी हो गई है किसी भी बीमारी के चलते, तो उस बीमार व्यक्ति को तो हम कहेंगे ग्राही। क्या कहेंगे? ग्राही। ग्राही माने ग्रहण करने वाला, इसे तो हमें खून देना है। और एक है दाता। दाता का मतलब जिससे खून हम लेंगे, यूनिट, 1 बॉटल या 2 बॉटल, और इस ग्राही को चढ़ाएंगे। तो हमें पहला फोकस अपना रखना है ग्राही की तरफ, तो आप ग्राही की तरफ ही देखोगे, ध्यान रखना। सबसे पहले मान लो हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप A है और इसके शरीर में खून की कमी है, तो इसे किस किस का खून चढ़ाया जा सकता है? तो आपको पता है कि इसका ब्लड ग्रुप A है तो इसमें एंटीबॉडी क्या होगी? B होगी, होगी ना। बस आप एंटीबॉडी पे फोकस करो। इसका ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन तो इसमें A होगा ही, जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन है। पर एंटीजन पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है एंटीबॉडी के ऊपर फोकस करने की। इसका ब्लड ग्रुप A है तो इसमें एंटीबॉडी क्या होगी? B। इसका मतलब B ब्लड ग्रुप बिल्कुल भी नहीं लेगा, ऐसा ब्लड इसके अंदर नहीं खप सकता जिसमें B एंटीजन हो। ठीक है, अब यदि एक डोनर आया जिसका ब्लड ग्रुप A है, तो आपको पता है ब्लड ग्रुप A है तो A ब्लड ग्रुप का खून इसे आप आसानी से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसे दुश्मनी सिर्फ इससे है, एंटीजन B से। आपको पता है इसमें एंटीबॉडी B है तो ये एंटीजन B को यानी ब्लड ग्रुप B को रिसीव नहीं करेगा या उसके साथ क्या कहना चाहिए, ट्रांसफ्यूजन नहीं करेगा, उसके साथ वो कोएगुलेशन कर देगा। ठीक है, इस बात को दोबारा समझाता हूं, समझो जरा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझो। हमें फोकस करना है इसकी तरफ। ये क्या है? ग्राही, जो पेशेंट है, जो मरीज है जिसे खून की जरूरत है। मान लो एक हमारे पास पेशेंट ऐसा है, उसका ब्लड ग्रुप A है, तो आपको पता उसका ब्लड ग्रुप A है तो उसमें एंटीबॉडी क्या है? B। तो उसे ऐसा खून कोई सा भी नहीं दे सकते जिसमें B ब्लड ग्रुप हो। अब जैसे A का खून तो इसे दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, A का खून आप इसे दे दोगे क्योंकि इसमें एंटीजन A है। एंटीजन A से इसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसे उससे दुश्मनी होगी जो इसका एंटीबॉडी है B। ब्लड ग्रुप B का इसे खून आप दे नहीं सकते हो। ब्लड ग्रुप B का खून इसलिए नहीं दे सकते हो क्योंकि जो दाता है उसका तो देखा जाता है एंटीजन, और जो ग्राही है उसका देखा जाता है एंटीबॉडी। इसका एंटीजन B है तो इसे आप खून, इस B का खून यदि आप इसे देने जाओगे तो क्या होगा?
जैसे ही आप इसका खून इसे चढ़ाओगे ए ब्लड ग्रुप वाले को, तो इसके खून में कोएगुलेशन हो जाएगा स्कंदन। इसका खून इस तरह फट जाएगा जैसे दूध फट के पनीर बन जाता है। दूध फटने से क्या बन जाता है? पनीर, पता है ना आपको? तो दूध फटने से जैसे पनीर बन जाता है ना, इस घटना को हम स्कंदन कहते हैं, कोएगुलेशन। इसलिए आप ए का खून इसे दे सकते हो। इसका जो ग्राही है, इसका एंटीबॉडी मैंने लिख दिया बी, बस बी से दुश्मनी है, इसका खून नहीं दे सकते आप इसे। यदि कोई आपके पास ऐसा आदमी आया जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो उसका खून आप ए ब्लड ग्रुप वाले मरीज को नहीं दे सकते, क्योंकि इसका खून बी है और बी से ही इसे दुश्मनी है। देखो यहाँ देखो, इसका एंटीबॉडी क्या है? बी। अब यदि कोई ऐसा पेशेंट आया, एक डोनर दाता ऐसा आया जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो ए बी में तो एंटीजन ए और बी दोनों हैं, और ए और बी दोनों हैं, बी से तो इसे दुश्मनी, देखो एंटीबॉडी बी है ना इसका, तो ये इसका भी खून इसको नहीं खपेगा। यदि ए बी ब्लड ग्रुप वाला खून आपने ए ब्लड ग्रुप वाले मरीज को चढ़ा दिया ना, तो इसका खून ऐसे फट जाएगा जैसे दूध फट के पनीर बन जाता है। इसी तरीके से यदि आप ओ की बात करो, इस ब्लड ग्रुप ओ की, तो इसमें तो कोई सा भी एंटीजन नहीं था, कोई सा भी एंटीजन नहीं था। इसका मतलब इसे बी एंटीजन से ही तो दुश्मनी है, इसका एंटीबॉडी बी है तो इसे बी एंटीजन से दुश्मनी है। पर इसमें तो कोई सा भी एंटीजन नहीं है, और कोई सा भी एंटीजन नहीं है, तो आप ब्लड ग्रुप ओ का खून इसे दे सकते हो। तो हम निष्कर्ष पर किस पे पहुंचे हैं? हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमें जो हमारा पेशेंट है, जो मरीज है, जो ग्राही है, उसका ब्लड ग्रुप देखो और उसका यूं देखो कि उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी है। इसका ब्लड ग्रुप ए है तो इसकी एंटीबॉडी बी है, तो इसे कोई से भी ऐसे आदमी का खून नहीं दे सकते जो बी ब्लड ग्रुप से संबंध रखता हो। ए का खून आप इसे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें बी नहीं है। इसमें बी है तो इसे आप नहीं दे सकते, बी का खून नहीं दे सकते। इसमें भी बी है, देखो इसका भी खून उसे नहीं दे सकते। इसमें ना तो ए है ना तो बी है ओ में, तो इसका खून आप दे सकते हो। तो रिजल्ट ये निकला कि जिस भी मरीज का, जिस भी पेशेंट का, जिस भी ग्राही का ब्लड ग्रुप ए होता है, उसे आप केवल और केवल दो प्रकार के डोनर्स का खून दे सकते हो। एक तो ऐसा डोनर होगा जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसका खून इसे चढ़ाया जा सकता है, और एक ब्लड ग्रुप ओ वाले का खून इसे चढ़ाया जा सकता है। इन दो का ही खून आप चढ़ा सकते हो इसे, ठीक है। और ये डिसीजन हमने किस आधार पर लिया? ये डिसीजन हमने लिया है एंटीबॉडी के आधार पर। जो ग्राही है, ध्यान से सुनो, दोबारा सुनो, जो ग्राही होता है उसका तो हम एंटीबॉडी देखते हैं, और जो दाता होता है उसका देखते हैं एंटीजन। और एंटीजन तो ये लिखे हुए हैं यहाँ, ये लिखे हुए एंटीजन, इसके पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं। इसे तो किसी का भी खून दे दो आप, सॉरी इसका खून तो किसी को भी दे दो आप। अब देखो, ब्लड ग्रुप ए क्लियर हो गया। अब आते हैं, एक पेशेंट ऐसा है, एक ग्राही ऐसा जिसका ब्लड ग्रुप बी है। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन तो इसमें बी होगा, पर एंटीबॉडी ए होगा। ए से दुश्मनी है इसे, इसका खून नहीं दे सकते। ए से दुश्मनी है, इसका खून दे सकते हो आप। इसका खून, ए से दुश्मनी, देखो ए आ गया, इसका भी नहीं दे सकते। इसमें ए और बी कुछ भी नहीं है तो इसका दे सकते हो। तो यहाँ निष्कर्ष निकला कि आप या तो इसे बी का खून दो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप इसे दो ओ का खून, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता, आपको पता है, इसलिए ओ का खून किसी को भी दिया जा सकता है। इसलिए हम ओ को कहते हैं सर्वदाता। ध्यान से सुनो, इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं सर्वदाता। क्या कहते हैं? सर्वदाता, सबको दे सकता है। अब अगले ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, चलो। अगला ब्लड ग्रुप हमारा ए बी है। एक पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी। अब इसकी बात कर रहे हैं, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, क्योंकि ए और बी दोनों एंटीजन है। एंटीजन दोनों है तो एंटीबॉडी तो इसके अंदर कोई भी नहीं होगी, और जब इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी है नहीं, तो इसे किसी भी ब्लड ग्रुप से कोई भी दिक्कत नहीं है। आप ए का खून दे दो, इसे कोई दिक्कत नहीं है। बी का खून दे दो, ए बी का दे दो या ओ का दे दो। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसे किसी भी व्यक्ति का खून चढ़ाया जा सकता है, कोई से भी ब्लड ग्रुप का, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। एंटीबॉडी माने खिलाफत करने वाला, अगेंस्ट लड़ने वाला।
तो इसके पास किसी भी ब्लड ग्रुप की दुश्मनी नहीं है, आप इसे किसी का भी खून दे दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जब ए बी ब्लड ग्रुप को किसी का भी खून चढ़ाया जा सकता है, इसलिए हम ए बी ब्लड ग्रुप को कहते हैं सर्वग्राही। ध्यान रखना, इसे हम कहते हैं सर्वग्राही। यदि कोई आपसे पूछता है ना कि कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसे हम सर्वग्राही कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहते हैं। इसी तरीके से जो ओ है, उसे किसी किसी को भी इसका खून दे दो तो ओ को कहते हैं सर्वदाता। क्या कहते हैं हम? सर्वदाता। जो ब्लड ग्रुप ओ है उसे सर्वदाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, और ए बी ब्लड ग्रुप को कहते हैं सर्वग्राही या यूनिवर्सल रिसीवर। ठीक है, अब देखो, चलो अगली बात कर रहे हैं। हमें पता चल गया ना, अगली बात कर रहे हैं। एक पेशेंट है, उसका ब्लड ग्रुप ओ है, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों होंगी। यानी उसे ना तो ए का दे सकते ना तो बी का। ए का नहीं दे सकते, बी का नहीं दे सकते, ए बी दोनों ही है, नहीं दे सकते, तो इसे तो सिर्फ इसका दे सकते हैं, ओ का, क्योंकि ओ में कोई सा भी एंटीजन नहीं है। हम जो ब्लड ग्रुप नाम बोल रहे हैं ना, ब्लड ग्रुप, ये एंटीजन की वजह से नाम बोल रहे हैं हम। अब ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है, उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, तो आप इसका ही खून इसे दे सकते हो। तो यदि कोई पेशेंट ऐसा है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उसे सिर्फ ओ का ही खून दिया जा सकता है। बताओ, समझ में आ रही क्या बात आपके? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, और सबको आना चाहिए बिल्कुल। आपको मैं एक बार फास्टली रिपीट करवा रहा, सुनो ध्यान से। इसका एक पेशेंट है, ग्राही है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका एंटीजन, इसमें एंटीबॉडी क्या होगा? बी। और जब इसमें एंटीबॉडी बी होगा, तो आप इसे बी वाला खून नहीं दे सकते। ये दे सकते हो, बी वाला नहीं दे सकते, बी वाला नहीं दे सकते, ये दे सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? इसी तरीके से किसी भी ब्लड ग्रुप का आपको सिर्फ एंटीबॉडी देखना है। जैसे हम इसकी बात करें, ब्लड ग्रुप बी की, इसका एंटीबॉडी क्या होगा? ए वाला नहीं दे सकते। ना तो आप इसे दे सकते हो, इसे दे सकते हो, इसमें ए आ गया ना, देखो, इसे भी नहीं दे सकते, और इसका खून दे सकते हो आप। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? इसी तरीके से यदि आप अगले ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, अगला ब्लड ग्रुप हमारा क्या है? ए बी। ए बी में कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। और एंटीबॉडी जब कोई भी नहीं है, तो आप किसी का भी खून दे दो, इसका दे दो, इसका दे दो, इसका दे दो, इसका दे दो, जब भी ए बी को कहते हैं हम सर्वग्राही। जिसमें एंटीबॉडी है ही नहीं, उसे तो किसी से दुश्मनी है ही नहीं, वो तो सबके साथ कोऑपरेट कर लेगा। अब ब्लड ग्रुप ओ है, इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों हैं। ए और बी वाला दे नहीं सकते, ए नहीं दे सकते, बी नहीं दे सकते, ए भी नहीं दे सकते, इसे दे सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, ना तो ए है ना तो बी है। बताओ, ये खेल समझ में आता है क्या आपके? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। चलो अगली बात कर रहे हैं हम। अब आपको पता चल गया कि ब्लड ग्रुप कितने तरह के होते हैं। ब्लड ग्रुप होते हैं कितने तरह के? ब्लड ग्रुप होते हैं 4 तरह के। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। और ये भी आपको पता चल गया कि हम इन चारों ब्लड ग्रुप को कैसे यूज करते हैं किसी भी पेशेंट के लिए जिसमें खून की कमी होती है, उसे किस तरह, किसके खून की बोतल या यूनिट चढ़ाई जाएगी। ठीक है, जो भी मरीज होता है, उस मरीज में हम देखते हैं कि उस मरीज या पेशेंट में कौन सा एंटीबॉडी है। जो भी एंटीबॉडी है, बस वही खून नहीं चढ़ाना उसे। जो भी एंटीबॉडी है, वही वाला एंटीजन का खून नहीं चढ़ाना। चलो अगली बात कर रहे, अब हम बात करते हैं रुधिर के कार्य की। रुधिर के कौन कौन से कार्य होते हैं? रुधिर माने ब्लड। रुधिर के कार्य में सबसे पहला कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझना इसे। रुधिर के कार्य में सबसे पहला है पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थ कहते हैं डाइजेस्टिव फूड को, आंत से ऊतक तक। आपको पता है, जब हमने पाचन पढ़ा था, तो पाचन में पढ़ा था कि जो पाचन क्रिया है, वो छोटी आंत में खाना लगभग पच जाता है पूरा, और वो जो पचा हुआ खाना है, उसे उठाने के लिए कौन आता है? खून, ब्लड। और ब्लड उस पचे हुए खाने को छोटी आंत से उठा लेता है, और उठा के पूरे शरीर की कोशिकाओं में, ऊतकों में बांटता फिरता है। तो इसलिए रुधिर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थों को कहाँ पहुंचाना? आंत से ऊतक तक। ऊतक कहते हैं कोशिकाओं के समूह को।
जिन कोशिकाओं की रचना और कार्य समान होता है ना, तो उन कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक या टिश्यू। दूसरा काम रुधिर का होता है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। आपको पता है कोशिकाओं में, ऊतकों में जो बहुत सारी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उन जैव रासायनिक क्रियाओं में बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ भी बनते हैं, हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जिन्हें शरीर से निकालना बहुत जरूरी है। उन पदार्थों को ऊतक से उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी रुधिर की है। इसीलिए तो कहते हैं कि रुधिर जो है, ब्लड हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, परिवहन तंत्र है। नंबर 3, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, लवण, एंजाइम का परिवहन। इन सारे पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जिम्मेदारी भी किसकी है? खून की है, ब्लड की है। नंबर 4, ऑक्सीजन का परिवहन। आपको पता है ऑक्सीजन का परिवहन भी कौन करता है? ब्लड। कैसे करता है ये मैंने आपको सिखा रखा है। मैंने सिखा रखा है कि ऑक्सीजन को खून कहाँ से उठाता है? फेफड़ों से। भाई खून का जो हीमोग्लोबिन है वो फेफड़ों से ऑक्सीजन को उठाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होगा और उस ऑक्सीजन को कहाँ छोड़ के आएगा? कोशिकाओं में। नंबर 5, ताप का नियमन। हमारे बॉडी के टेम्परेचर का जो संतुलन है, नियमन है, वो भी रुधिर से ही होता है, क्योंकि रुधिर में क्या होता है? आपको प्लाज्मा में मैंने सिखाया था 90% पानी होता है, और पानी ही हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नियमित करता है। नंबर 6, थक्का बनाना। हमारे खून में जो प्रोटीन्स मैंने पढ़ाए थे आपको, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन पढ़ाए थे ना, ये दोनों प्रोटीन ऐसे होते हैं जो रक्त को थक्का जमाने में हेल्प करते हैं। जहां कहीं चोट लगी वहां खून का थक्का जम जाता है, ये भी रुधिर का ही कार्य है, रुधिर के स्पेशल प्रोटीन्स का कार्य है। नंबर 7, रोगों से रक्षा। बीमारियों से रक्षा करने का काम भी रुधिर का है। अब बच्चे सोचते हैं कि सर कैसे, बीमारियों से रक्षा कैसे करता है रुधिर? तो याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था WBC, व्हाइट ब्लड कार्पेसल्स। जो व्हाइट ब्लड कार्पेसल्स हैं उनका काम क्या होता है? बीमारियों से लड़ना होता है। कई तरह की बताई थी मैंने आपको, 5 तरह की WBC बताई थी, सबके कार्य भी बताए थे इससे पिछले लेक्चर में। नंबर 8, घाव भरना, मैक्रोफेज कोशिकाएं। घाव भरने का काम भी हमारा खून करता है। खून में मैक्रोफेज कोशिकाएं होती हैं, उनका काम होता है घाव भरने का। चलो अगली बात करते हैं। मनुष्य में रुधिर परिसंचरण बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है हर एक बच्चे के लिए। वैसे तो कक्षा 6 में ही समझ लेना चाहिए था आपको इस चीज को, और यदि कक्षा 6 में, क्लास 6 में आप नहीं समझे तो अब समझ लो, अब भी टाइम है। मनुष्य में रुधिर परिसंचरण। हमें पता है कि ब्लड हमारी पूरी बॉडी का क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है रुधिर परिसंचरण। इसमें आपको क्या क्या समझना है? समझना यह है कि जो हमारा खून का बहाव पूरी बॉडी में है, उसके लिए एक पंप चाहिए, और पंप का काम कौन करता है? हृदय। ये जो हृदय है, हमारा हार्ट है, इस हार्ट का काम ही क्या है? पंप करना। तो हमारी पूरी बॉडी में खून की सप्लाई करने का काम कौन करता है? हृदय करता है। इसलिए हृदय को हम कहते हैं कि वो हमारी बॉडी का पंप है। वैसे ज्यादातर बच्चे अब तक ये सोचते थे कि हृदय भावनाओं का केंद्र है। यदि कोई आपको अच्छा लग रहा तो हृदय की वजह से, दिल की वजह से लग रहा। यदि कोई आपको बुरा लग रहा, किसी के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा, किसी के ऊपर आपको प्यार आ रहा, किसी के ऊपर आपको दया आ रही, तो ये सब दिल के खेल हैं, ऐसा सोचते थे बच्चे, पर ये सच्चाई नहीं है। हृदय मात्र एक पंप का कार्य करता है और कुछ नहीं। उसके बाद आपको पता है कि हाँ, हमें पता चल गया कि हमारी बॉडी में जो खून है, उस खून की सप्लाई करने के लिए हमें एक पंप चाहिए, और वो पंप कौन सा है? वो पंप है हमारा हृदय। दूसरी चीज कि भाई उस खून की सप्लाई के लिए बहुत सारी नलियां भी तो चाहिए, बहुत सारी नलियां चाहिए, और वे नलियां यहाँ ऐसी बिंदी लगनी चाहिए थी, चंद्र बिंदु। बहुत सारी नलियां चाहिए, और वे नलियां बेटे मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है धमनी, एक होती है शिरा। धमनी तो वे होती हैं जो शुद्ध रुधिर हृदय से अंगों में ले जाती हैं। ध्यान रखना, धमनियां वे होती हैं जो शुद्ध रुधिर को हृदय से अंगों में ले जाती हैं। तो बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है कि सर पहले तो यही क्लियर कर दो कि शुद्ध रुधिर का क्या मतलब है। शुद्ध रुधिर का मतलब होता है ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन हो, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, जिसमें उत्सर्जी पदार्थ ना हो, जिसमें या तो पोषक पदार्थ हो यानी डाइजेस्टेड फूड, और या तो ऑक्सीजन हो।
या दोनों हो, ऐसे रुधिर को आप शुद्ध रुधिर कहोगे। और शिरा क्या होती हैं? शिरा होती हैं जो अशुद्ध रुधिर अंगों से हृदय तक ले जाती हैं, वे होती हैं शिराएं। धमनियां तो हमारी त्वचा में बहुत गहराई में पाई जाती हैं, वे दिखाई नहीं देती। पर ये जो आप अपनी स्किन को यहाँ से देखोगे, आपको नीले हरे रंग की बहुत सारी नलियां दिखाई देंगी जो स्किन में ऊपर की तरफ ही हैं, नीले हरे रंग की। ये जो हैं शिराएं होती हैं और इनमें अशुद्ध रुधिर बहता है। अशुद्ध रुधिर का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें जलवाष्प है, जिसमें उत्सर्जी पदार्थ है, उसे कहते हैं अशुद्ध रुधिर, या गंदा खून भी आप कह सकते हो। साफ खून तो वो है जिसमें ऑक्सीजन हो और पोषक तत्व हो, वो तो साफ खून है, शुद्ध रुधिर है। और अशुद्ध रुधिर वो है जिसमें उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें पता चल गया कि पंप का काम कौन करेगा? हृदय करेगा। नलियां मुख्य रूप से दो तरह की हैं, एक तो धमनी, एक तो शिरा। धमनियों में शुद्ध रुधिर बहेगा, शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहेगा। धमनियां हृदय से अंगों में ले जाएंगी शुद्ध रुधिर को, और शिराएं अशुद्ध रुधिर को अंगों से हृदय में ले जाएंगी। अब अगला बात यह है कि हमें यह तो पता चल गया कि शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर दो तरह के हैं, पर जो गंदा खून है उसे साफ करने के लिए भी तो एक उपकरण चाहिए। अशुद्ध रुधिर को शुद्ध रुधिर में कन्वर्ट करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो उसके लिए है, रक्त के शोधन के लिए होते हैं हमारे फेफड़े, लंग्स। हमारे जो फेफड़े हैं, इनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही है कि ये ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, रक्त का शोधन करते हैं। ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से अपने दिमाग की खिड़कियां खोल लेना और बिल्कुल ध्यान से समझना सारी चीजों को, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, पूरा डिस्कस करेंगे, देखते रहना बिल्कुल ध्यान से। तैयार हैं सब? देखो, सबसे पहली बात, ये जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये हृदय की संरचना है, आंतरिक संरचना। और इसे समझाने के लिए कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा हमें, हमारी बुक में जो डायग्राम है वो थोड़ा सा अलग है, आपने कुछ अलग तरह का डायग्राम बनाया। तो बेटे ये डायग्राम आपकी सहूलियत के लिए, आपकी फैसिलिटी के लिए बनाया गया है, और एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा ही चित्र बनाना है। इस चित्र की हालांकि थोड़ी सी लंबाई बढ़ा सकते हो आप, मैंने लंबाई कम इसलिए की है जिससे डिस्प्ले पे पूरा आ जाए और मैं आपको समझा दूं, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा ऐसे करके बनाया है। हालांकि इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी। हमारा हृदय लगभग ऐसा होता है देखने में जैसा पपीता होता है। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि हृदय पान के पत्ते जैसा होता है, पर हृदय पान के पत्ते जैसा नहीं होता, हृदय होता है पपीते जैसा। तो ये पपीता थोड़ा छोटा बनाया मैंने और थोड़ा लंबाई भी इसकी कम रखी, जिससे हम पूरी स्क्रीन पे इसे डिस्कस कर सकें। ठीक है। अब सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे एक एक चीज को, मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं कि यदि कोई हमारे से पूछता है कि हृदय में आप क्या क्या चीज मुख्य रूप से समझाओगे, तो हृदय में, ये तो हमारे हृदय की दीवार है पूरी, देखो मैं बताता हूँ। ये हृदय की हमारी दीवार है, ये जहां मैंने डॉटेड डॉटेड बना रखा है ना, ये हमारे हृदय की दीवार है। इसे आप हृदयावरण भी कह सकते हो। ठीक है। इसके बारे में तो ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, क्लास 11 12th में और ग्रेजुएशन में आप ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे ही, आपके बायोलॉजी के टीचर आपको पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में। पर यदि कक्षा 10 तक की हम बात करें तो क्या क्या चीजें समझनी है? सबसे पहले तो आपको समझना है कि हमारा हृदय जो है उसमें मुख्य रूप से 4 चैम्बर होते हैं। मुख्य रूप से 4 होते हैं चैम्बर। चैम्बर माने कक्षाएं या कोष या कमरे या कक्ष, कुछ भी कह सकते हो। 4 चैम्बर में एक चैम्बर तो ये है जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये उस आदमी का हृदय नजर आ रहा है आपको जो आपकी तरफ को मुंह करके खड़ा हुआ। एक तो चैम्बर ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये एक कमरा तो ये हो गया। इस कमरे को हम कहते हैं दायां आलिंद। क्या कहते हैं? दायां आलिंद। भाई जो आपकी तरफ को मुंह करके खड़ा हुआ है, जैसे मैं भी आपकी तरफ को मुंह कर रहा, तो मेरा जो राइट वाला हिस्सा होगा ये है, और ये राइट वाले हिस्से का इधर का मेरा हृदय का इधर का पार्ट है। हृदय लगभग बीच में होता है। वैसे लोगों का मानना यह है कि हृदय बाईं तरफ होता है। हृदय बाईं तरफ नहीं होता, बाईं तरफ महसूस होता है। क्यों होता है उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों महसूस होता है कि हृदय बाईं तरफ है। हृदय तो लगभग बीच में होता है, ध्यान रखना, हार्ट बीच में होता है, हमारा दिल। तो एक कमरा तो यह है, इस कमरे को हम कहते हैं दायां आलिंद। क्या कहते हैं? दायां आलिंद। एक मिनट जरा फोन साइलेंट कर दो।
इसे हम क्या कहते हैं? दायां आलिंद। ध्यान रखेंगे सब, ठीक है बेटे। अच्छा, उसके बाद ये जो है ऊपर वाला बाई तरफ वाला चैम्बर, इसे कहते हैं बायां आलिंद। देखो ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? बायां आलिंद। तो दो तो ऊपर वाले कमरे हो गए, एक तो दायां आलिंद, एक तो बायां आलिंद। बताओ समझ में आई क्या बात? और दो नीचे वाले कमरे हो गए, एक चैम्बर तो ये नजर आ रहा है आपको, देखो, और एक ये जो दाई तरफ है उसे हम कहते हैं, दाई तरफ वाला जो कमरा है ये, इसे कहते हैं दायां निलय, और इसे कहते हैं बायां निलय। तो यदि कोई एग्जाम में आपसे पूछता है कि हमारे हृदय में कुल कितने कोष होते हैं, कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, ठीक है, या कितने कमरे होते हैं, हृदय में कितने कमरे होते हैं या कोष होते हैं, तो आपको बताना है कि हमारे हृदय में होते हैं 4 चैम्बर। एक तो दो तो आलिंद होते हैं, दायां आलिंद और बायां आलिंद। दायां आलिंद ये है, बायां आलिंद ये है। और दो होते हैं निलय, दायां निलय और बायां निलय। दायां निलय ये है और बायां निलय ये है। समझ में आई बात? अगली बात, फिर वो आपसे पूछ सकता है कि हमारे हृदय में कुल कितने वाल्व होती हैं। ध्यान से समझना, अब वो क्या पूछ रहा है हमारे से? वाल्व, कितनी वाल्व होती है हमारे हृदय में। तो वाल्व में आपको ध्यान रखना, एक तो ये वाल्व है, देखो ये वाली, ये एक वाल्व है, ये जो बनाई ना यहाँ, और इसके अपोजिट देखो ये एक वाल्व तो ये है जो खून को केवल नीचे की तरफ आने देती है। इस वाल्व को कहते हैं हम ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। और एक इसके जैसी वाल्व इधर है, देखो यार, दूसरी तरफ हृदय के बाएं वाले भाग में, देखो एक वाल्व ये है, ये भी खून को नीचे आने देती है, सिर्फ ऊपर नहीं जाने देती। इसे कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। अब यहाँ वाल्व का क्या मतलब है इसे भी एक्सप्लेन करूंगा जब मैं समझाऊंगा सारी बात। तो दो तो वाल्व ये होगी, एक तो ट्राइकस्पिड वाल्व और एक तो बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा ना? चलो मैं थोड़ा सा अपने आप को हटा लेता हूँ। बाइकस्पिड वाल्व समझ में आ गई आपके? इसी तरीके से अब देखो जरा, अब आप दो वाल्व तो आपको पता चल गई, एक तो ट्राइकस्पिड वाल्व, एक बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व कौन सी है? ट्राइकस्पिड वाल्व ये वाली है, ये और ये, जो खून को नीचे आने देगी, सिर्फ नीचे आने देगी। और ये बाइकस्पिड वाल्व है, ये बाइकस्पिड वाल्व, और ये भी इसका हिस्सा ही है बाइकस्पिड वाल्व का, ये भी खून को नीचे आने देगी, सिर्फ नीचे आने देगी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो जरा, आप दाई तरफ देखो, ये दाई तरफ यहाँ आपको छोटी सी वाल्व नजर आ रही होगी, एक ये छोटी सी वाल्व जो खून को सिर्फ ऊपर जाने देती है। इस वाल्व को हम क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार वाल्व। क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार वाल्व। और एक अर्धचंद्राकार वाल्व ये है इधर, ये देख रहे आप, बाईं तरफ देख रहे हैं ना, ये भी अर्धचंद्राकार वाल्व ही है, इसका मैंने नाम नहीं लिखा। तो हमारे हृदय में कुल, अच्छा यूं बताओ कितने चैम्बर हैं हमारे हृदय में? आप कहोगे कि सर हृदय में 4 चैम्बर हैं। कितने चैम्बर हैं? 4। कौन कौन से चैम्बर हैं? एक तो ये है दायां आलिंद, एक ये है बायां आलिंद, एक ये है दायां निलय, और एक ये है बायां निलय। 4 चैम्बर हो गए हमारे हृदय में। ठीक है, अच्छा, अगली बात, यदि आप मेरे से पूछोगे कि हमारे हृदय में कितनी वाल्व हैं, तो हम कहेंगे वाल्व हैं सर हमारे हृदय में कितनी? 4। 4 ही वाल्व हैं हमारे हृदय में मुख्य रूप से, वैसे तो बहुत सारी होती हैं पर 4 का आपको ध्यान रखना है। एक तो ये ध्यान रखनी है ट्राइकस्पिड वाल्व, ये वाली, और एक याद रखनी है बाइकस्पिड वाल्व। अब तो समझ में आ रहा होगा, मैं भले ही आगे आ रहा आपके, पर समझ में आ रहा होगा ना। ये क्या है? बाइकस्पिड वाल्व। और ये वाली छोटी छोटी क्या है? अर्धचंद्राकार वाल्व ये है, ये वाली ये, और इधर भी ये अर्धचंद्राकार वाल्व है। तो 4 चैम्बर, 4 वाल्व, ये बात समझ में आ गई आपको? चलो अगली बात कर रहे, 4 चैम्बर 4 वाल्व की बात तो यहाँ होगी। अगली बात, अब हमें बात करनी है कि सर वाल्व का मतलब क्या होता है, वाल्व किसे कहते हैं? देखो मैं आपको बताता हूं, ये जो शब्द है ना वाल्व, वाल्व इंग्लिश का शब्द है, इसे हिंदी में कहते हैं हम कपाट। क्या कहते हैं? कपाट। हिंदी में हम इसे कपाट कहते हैं। कपाट, हालांकि हमने इसका नाम बिगाड़ दिया।
कब बिगाड़ा, कैसे बिगाड़ा और क्या रख दिया नया नाम, हम उसकी बात करेंगे। अभी तो सिर्फ आप वाल्व की बात करो। वाल्व कहते हैं वन वे रूट को। जब कोई रास्ता एक ही तरफ को खुलता है, दूसरे तरफ को नहीं खुलता, तो उसे वाल्व कहते हैं। जैसे आपका जो हैंडपंप होता है ना, अब तो हैंडपंप बहुत कम हो गए हमारे देश में, पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां अब भी हैंडपंप हैं। तो हैंडपंप जिसे नलका कहते हैं, ऐसे पानी भरते हैं। तो हैंडपंप में आप नीचे की तरफ देखोगे तो एक वाल्व लगी होती है। उस वाल्व की खासियत ये होती है कि पानी को ऊपर तो जाने देगी वो, पर जब पानी नीचे जाना चाहेगा तो वो बंद कर देगी रास्ते को। तो वाल्व उसे कहते हैं जो एक ही तरफ को रास्ता खोलती हो। नलके की वाल्व पानी को सिर्फ ऊपर जाने देती है, नीचे नहीं जाने देती, इसलिए उसे वाल्व कहते हैं। जो हमारे घरों में दरवाजे लगे हुए होते हैं ना, दरवाजे, उन दरवाजों की खासियत ये होती है कि वे दरवाजे सिर्फ एक तरफ खुलते हैं। ज्यादातर लोगों के यहाँ ऐसे दरवाजे मिलेंगे जो सिर्फ एक तरफ खुलेंगे, मतलब धक्का मारने से एक तरफ तो खुल जाएंगे, या तो वे अंदर की तरफ को खुलेंगे या तो बाहर की तरफ। बहुत कम लोगों के ऐसे दरवाजे हैं जो दोनों तरफ खुलते हों, होने के ही नहीं ऐसे दरवाजे। आपका घर का जो कमरा है, जो भी जगह है, चाहे टॉयलेट है या आपकी रसोई है, जो भी है, उसमें जो आपने दरवाजे लगा रखे हैं, वे दरवाजे एक तरफ को ही तो खुलते होंगे। या तो वे बाहर को धक्का देने पे खुलते होंगे, या तो वे अंदर को धक्का देने पे खुलते होंगे। पर वे ऐसे नहीं खुलते होंगे कि जब मन करा बाहर को खोल दिया, जब मन करा अंदर को खोल दिया। इसका मतलब वे भी वन वे रूट हैं। तो जो वन वे रूट है, जो रास्ते को सिर्फ एक तरफ ही जाने का परमिशन देता है चीजों को, उसे कहते हैं वाल्व। तो ये हमारे जो दरवाजे हमारे घर में लगे हुए हैं ना, ये सिर्फ एक ही तरफ को जाने की परमिशन देते हैं, मतलब खुलते तो हैं एक ही तरफ। हम तो दिमागदार हैं, हम तो इसे खींच के खोल लेंगे और फिर निकल जाएंगे दोनों तरफ। पर यदि आपका दरवाजा सिर्फ अंदर की तरफ खुलता है, धक्का देने पे बाहर की तरफ नहीं खुलता, तो एक बुद्धू पशु को, कोई जानवर है जिसे अकल नहीं है, उसे आप अंदर छोड़ दो और दरवाजा कर दो बंद। तो मुझे यूं बताओ, जब दरवाजे को बंद करोगे तो वो पकड़ के दरवाजे को खींचेगा थोड़ा ही, यदि वो बुद्धू है। वो तो दरवाजे में टक्करे मारेगा, और टक्कर मारने से वो बाहर की तरफ तो खुलता नहीं हमारा दरवाजा। हमारा दरवाजा तो अंदर की तरफ को खुलता है। तो आपको दरवाजे की कुंडी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो निकल के भाग ही नहीं सकता है, क्योंकि दरवाजा जो है वो एक वाल्व है। और वाल्व को हिंदी में हम कहते हैं कपाट। क्या कहते हैं? कपाट। पर कपाट का नाम हमने दिया बिगाड़। हमने कपाट को कर दिया किवाड़। क्या कर दिया? किवाड़। सही नाम कपाट था। जैसे दीवार को हम कहते हैं, दीवार का सही नाम होता है भित्ति, पर भित्ति को गांव के लोगों ने बना दिया भीत। पता है ना आपको इस चीज का? बहुत सारे नाम हमने बिगाड़ दिए। हमने जब अलेक्जेंडर का नाम बिगाड़ के सिकंदर रख दिया, जब हमने थॉमसन का नाम बिगाड़ के टॉमसन रख दिया, हम तो पता नहीं कितने नाम बिगाड़ देते हैं। अब चलो खैर, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ये तो नाम बिगाड़ने में बहुत कुछ बिगाड़ जाएगा। यहाँ देखो, आप जब इस वाल्व को देखते हो ना, ये जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, तो ये खून को सिर्फ नीचे आने देगी, सिर्फ नीचे आने देगी। तीर का निशान लग रहा ना, नीचे आने देगी। यदि खून ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा ना, तो आप इसकी शकल ध्यान से देखो, ये बिल्कुल बंद हो जाएगी एकदम, और बंद हो जाएगी, खून को ऊपर नहीं चढ़ने देगी, नीचे ही आने देगी। इसी तरह इस वाल्व को देखो, अर्धचंद्राकार वाल्व है छोटी सी, ये खून को सिर्फ ऊपर जाने देगी। इसकी शेप से ही आपको पता चल रहा होगा कि खून को सिर्फ ऊपर जाने देगी। और ये वाली छोटे वाली अर्धचंद्राकार वाल्व भी खून को सिर्फ ऊपर जाने देगी। और ये वाली जो बाइकस्पिड वाल्व है, देखो ये बड़े वाली, ये देख रहे हैं ना आप, ये जो बाइकस्पिड वाल्व है, ये खून को सिर्फ नीचे जाने देगी। ठीक है? तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि हमारे हृदय में चार तो कमरे हैं, दाया आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय, और चार वाल्व हैं। एक तो ये वाली ट्राइकस्पिड वाल्व, और एक ये वाली बाइकस्पिड वाल्व, और एक ये छोटी सी अर्धचंद्राकार वाल्व, और ये भी छोटी सी अर्धचंद्राकार वाल्व। ठीक है? चार कमरे, चार वाल्व। अब अगली बात कर रहे हैं। अगली बात हम कर रहे हैं, इसमें जो पाइप जुड़े हुए हैं सारे हमारे हृदय में, आप नीचे की तरफ देखो इस पाइप को, ये होती है पश्च महाशिरा। क्या लिखा हुआ? पश्च महाशिरा। ये जो पश्च महाशिरा है, इसका काम है हृदय का, जो हमारा हृदय है ना, उसके नीचे के जितने भी अंग हैं, उनसे अशुद्ध रुधिर ला के यहाँ गिरना। यहाँ आप जब दाएं नीले में देखोगे, काला सा डॉट नजर आ रहा है आपको, ये
ये काला सा डॉट इसकी ओपनिंग है। पश्च महाशिरा पीछे को जाके यहाँ खुल रही। तो पश्च महाशिरा हमारे हृदय के नीचे वाले जितने भी अंग हैं शरीर में, उन सभी अंगों से गंदा खून इकट्ठा करती है, अशुद्ध खून इकट्ठा करती है और यहाँ डालती है दाएं आलिंद में। अब बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर ये गंदा खून अशुद्ध रुधिर कहाँ से आया। आपको पता है कि खून जब कोशिकाओं में पहुंचता है ना, ऑक्सीजन लेकर, पोषक पदार्थ लेकर, पचा हुआ खाना लेकर, तो कोशिकाएं खून का हाथ पकड़ लेती हैं। यूं कहती हैं कि खाली हाथ वापस नहीं जाने देंगे तुझे, रुक जा एक मिनट, हमारे से हमारा कूड़ा करकट लेके जा। तो खून तो गया वहां बेचारा ऑक्सीजन छोड़ने, खून तो गया बेचारा वहां डाइजेस्टेड फूड छोड़ने, पोषक तत्व छोड़ने, ग्लूकोज छोड़ने, पर उन्होंने खून को खाली हाथ वापस नहीं लौटने दिया। किन्होंने? कोशिकाओं ने, ऊतकों ने। खून को वापसी में रिटर्न गिफ्ट क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड दी, जल वाष्प दी, उत्सर्जी पदार्थ दिए जैसे यूरिया, और उन पदार्थों को लेके खून हो गया अशुद्ध। और वो है अशुद्ध खून को मैं बोलता हूं गंदा खून। तो वो गंदा खून जो है हृदय के नीचे वाले हिस्सों में जितना भी गंदा खून बन रहा, वो पश्च महाशिरा हृदय में लाके छोड़ेगी यहाँ दाएं आलिंद में। ये इसकी ओपनिंग यहाँ है और इसकी ही बहन है ये ऊपर वाली नली पे ध्यान दो जरा। ये क्या है? अग्र महाशिरा। क्या है? अग्र महाशिरा। ये अग्र महाशिरा हमारे हृदय के ऊपर वाले जितने भी अंग हैं उनसे अशुद्ध रुधिर को इकट्ठा करके लाती है और इसकी ओपनिंग ये है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक तो आपको पश्च महाशिरा पता होनी चाहिए, एक तो अग्र महाशिरा। ये दोनों गंदे खून को इकट्ठा करती हैं। पश्च महाशिरा हृदय के निचले अंगों से और अग्र महाशिरा हृदय के ऊपर वाले अंगों से गंदे खून को इकट्ठा करके कहाँ डालती हैं? यहाँ। ये क्या है? दायां आलिंद। ठीक है, अब मैं यहीं से ही आपको सारी चीज समझा रहा। ठीक है, आपको पता चल गया ना, यहाँ पता चल गया कि इन दोनों महाशिराओं का क्या कार्य है। अब जब गंदा खून यहाँ सारा इकट्ठा हो गया तो वो गंदा खून क्या होगा? वो गंदा खून जैसे ही यहाँ इकट्ठा होगा ना, ये भर जाएगा पूरा, और भर के फिर ये पिचकेगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये वाला जो आपका दायां आलिंद है ये ऐसे पिचकेगा, और ऐसे पिचकेगा तो आपको पता है ये जो वाल्व है हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व, इससे होते हुए वो गंदा खून नीचे चला जाएगा यहाँ। और जब गंदा खून नीचे गया, कहाँ? ये नीचे वाली जगह क्या है? दायां नीले। दाएं नीले में गंदा खून चला गया, अब वो सारा गंदा खून यहाँ इकट्ठा हो गया। फिर ये जो दायां नीले है ये पिचकेगा ऐसे ऐसे। जब ये पिचकेगा तो आपको पता है कि यहाँ से वापिस तो जा नहीं सकता खून ऊपर। जब ये वाला हिस्सा दायां नीले पिचका तो यह खून वापिस थोड़ा ही चढ़ जाएगा। क्यों नहीं चढ़ने का? क्योंकि ट्राइकस्पिड वाल्व है यहाँ, ये खून को सिर्फ नीचे तो आने देती है, नीचे तो आने देती है पर ऊपर नहीं जाने देती। वाल्व का यही तो फायदा। जब ये वाले हिस्से में गंदा खून भर गया तो ये पिचका, और ये पिचक के फिर यहाँ से रास्ता है, देखो ये हमारे अर्धचंद्राकार वाल्व हैं, और यहाँ से रास्ता है खून के ऊपर चढ़ने का। तो गंदा खून यहाँ से ऊपर चढ़ता है, फिर देखो ब्लू कलर की अब पाइप दिखाई दे रहा आपको, ये इसके पीछे को जा रहा है, ये रहा। ये जो ब्लू कलर के पाइप है आगे जाके दो पाइपों में बट गया, इन्हें हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस माने फेफड़े। तो ये एक फेफड़े में, बाएं फेफड़े में गया, दाएं फेफड़े में, ये दोनों दाएं और बाएं फेफड़े में चली गई दोनों नलियां। और आपको पता है इनके अंदर गंदा खून है। गंदा खून का मतलब ऐसा खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें जल वाष्प है, जिसमें उत्सर्जी पदार्थ हैं। और मैंने आपको पढ़ा दिया कि जब ये गंदा खून कहाँ पहुंचेगा? फेफड़ों में पहुंचेगा। तो फेफड़ों में इन उत्सर्जी पदार्थों को, कार्बन डाइऑक्साइड को, जल वाष्प को, उत्सर्जी पदार्थों को छोड़ दिया जाएगा। वे तो सारे छोड़ दिए खून ने वहां, और वहां से क्या उठा ली? फेफड़ों से। फेफड़ों से क्या उठाई होगी खून ने? ऑक्सीजन ही तो उठाई होगी। अब तक तो मैंने आपको ये सिखाया था कि कोशिकाएं जो उत्सर्जी पदार्थ खून को देती है ना, रिटर्न गिफ्ट, वो उत्सर्जी पदार्थ खून वहां से उठा के फेफड़ों में डाल देता है। मैंने सिखाया था कि जब खून फेफड़ों में जाता है तो फेफड़ों से ऑक्सीजन को तो उठाता है और उत्सर्जी पदार्थों को वहां डाल देता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को, जल वाष्प को, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थों को। तो जब वो ऑक्सीजन उठाता है तो कोशिकाओं के पास गया और कोशिकाओं को ऑक्सीजन दी, कोशिकाओं ने बदले में उसे फिर उत्सर्जी पदार्थ दे दिए। वो उत्सर्जी पदार्थों को लेके फिर फेफड़ों में गया, वहां छोड़ गया कार्बन डाइऑक्साइड को, जल वाष्प को, और भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं।
पर क्या वो डायरेक्ट यूं ही ट्रेवल कर रहा? नहीं, उसे इधर से उधर, उधर से इधर भगाने के लिए एक पंप चाहिए, और वो पंप हृदय है। तो जो गंदा खून है वो पश्च महाशिरा से यहाँ इकट्ठा हो गया दाएं आलिंद में, और अग्र महाशिरा से भी दाएं आलिंद में इकट्ठा हुआ। दायां आलिंद पिचका तो वो अशुद्ध रुधिर कहाँ आया? दाएं नीले में। दायां नीले पिचका तो वो अशुद्ध रुधिर अर्ध चंद्राकार वाल्व से होते हुए फुफ्फुस धमनियों में चढ़ गया, और फुफ्फुस धमनियों से वो अशुद्ध रुधिर पहुंचा कहाँ? फेफड़ों में। कहाँ पहुंचा? फेफड़ों में। फेफड़ों में उसने CO2 जलवाष्प उत्सर्जी पदार्थ छोड़ दिए, और वहां से उठा ली ऑक्सीजन। अब वो अशुद्ध रुधिर बदल गया है शुद्ध रुधिर में। किसमें बदल गया है? शुद्ध रुधिर में। वो शुद्ध रुधिर फिर कहाँ? ये देखो, ये क्या लिखी हुई? फुफ्फुस सिराएं। यहाँ 3 बना रखी हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं। ये फुफ्फुस सिराएं क्या करती हैं? उस जो फुफ्फुस धमनियों ने फेफड़ों तक गंदा खून पहुंचाया था, उस गंदे खून के उत्सर्जी पदार्थ तो वहां छोड़ दिए गए फेफड़ों में, और वहां से ऑक्सीजन उठा के वो गंदा खून बन गया साफ खून, शुद्ध रुधिर। और वो शुद्ध रुधिर फुफ्फुस सिराओं से होते हुए कहाँ खुल रही? देखो, इनकी ओपनिंग ये है। शुद्ध रुधिर आएगा और बाएं आलिंद में आ जाएगा। ये वाले चैम्बर का नाम क्या बताया था? बायां आलिंद। तो हमारा शुद्ध रुधिर कहाँ से शुद्ध हो गया? आया फेफड़ों से। वो आ गया आपके बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद में जब आया तो बायां आलिंद पिचकेगा, और बायां आलिंद पिचकेगा तो वो बाईकस्पिड वाल्व से होते हुए बाएं नीले में आ जाएगा। बाएं नीले में आ गया। अब बायां नीले पिच का शुद्ध बन गया रुधिर, ठीक है। बायां नीले पिच का तो बायां नीले के पिचकते ही क्या हुआ? अर्धचंद्राकार वाल्व से नली जा रही, देखो पीछे 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 ही। यह है दैहिक महाधमनी। क्या नाम है? दैहिक महाधमनी। इस दैहिक महाधमनी से यह शुद्ध रुधिर पूरी बॉडी में सप्लाई होगा, ठीक है, समझ में आई बात। और पूरी बॉडी में सप्लाई हो गए जब कोशिकाओं तक पहुंचेगा फिर गंदा हो जाएगा, और गंदा होने के बाद अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा फिर गंदे खून को डाल के कहाँ डाल देंगी? दाएं आलिंद में। दायां आलिंद पिचकेगा तो खून नीचे दाएं नीले में। दायां नीले पिचका तो खून कहाँ? फुफ्फुस धमनियों से फेफड़ों में, और फेफड़ों में उत्सर्जी पदार्थ छोड़ दिए, ऑक्सीजन उठा ली, शुद्ध हो गया। शुद्ध खून फेफड़ों से फुफ्फुस सिराओं के द्वारा कहाँ आएगा? बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद पिचकेगा तो कहाँ चला जाएगा? बाईकस्पिड वाल्व से होते हुए बाएं नीले में। और बायां नीले पिचकेगा तो अर्धचंद्राकार वाल्व से होते हुए दैहिक महाधमनी से पूरे शरीर में सप्लाई करेगी। तो यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये जो हृदय की आंतरिक संरचना में 4 चैम्बर पड़े हमने, इनमें हृदय का कौन सा हिस्सा ऐसा जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है? अशुद्ध रुधिर कौन से हिस्से में भरा रहेगा? तो आप कहोगे इसमें सर। जो हृदय का दायां हिस्सा है, चाहे वो दायां आलिंद हो चाहे तो दायां नीले, तो दाएं हिस्से में अशुद्ध रुधिर होता है, और इसे दाएं हिस्से को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। ज्यादा जोर लगाने की जरूरत ही नहीं है इसे। फिर क्योंकि इसे तो कहां तक पहुंचाना खून? फेफड़ों तक। फेफड़े तो ये रखे हृदय के पास ही है। अब मैं पूछूं कि हृदय के कौन से हिस्से में शुद्ध रुधिर होता है, तो आप कहोगे कि सर इसमें होता है। कौन सा हिस्सा है? बायां। इसमें होता है शुद्ध रुधिर। अब शुद्ध रुधिर इसमें एक तो सवाल ये बन गया कि अशुद्ध रुधिर हृदय के कौन से हिस्से में है और शुद्ध रुधिर कौन से हिस्से में, क्लियर होगी। अब यूं बताओ कि जो बायां नीले है सबसे ज्यादा जोर तो इसे ही लगाना पड़ेगा। बायां नीले सबसे ज्यादा जोर लगाएगा क्योंकि इसे पूरी बॉडी में खून को सप्लाई करना है। तो हमारे हृदय का बायां हिस्से का नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला चैम्बर, इसे ही सबसे ज्यादा जोर लगाने पड़ते हैं। इसलिए हृदय धड़कता हुआ बाईं तरफ कोई नजर आता है सबको, जी बाईं तरफ है हृदय तो बाईं तरफ धड़क रहा जी हृदय, इसलिए महसूस होता है बाईं तरफ। बताओ ये सारा सिस्टम समझ में आएगा आपके? मैंने आपको जो भी समझाया मैं फास्टली रिपीट कर रहा, ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हृदय के ऊपर वाले हिस्सों से जो अग्र महाशिरा है वो अशुद्ध खून को लाके कहाँ डालेगी? दाएं आलिंद में। और पश्च महाशिरा भी अशुद्ध खून को लाके कहाँ डाल देगी? हृदय के नीचे वाले अंगों से जो अशुद्ध खून है दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से वो खून आपका ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए दाएं नीले में आ जाएगा। दाएं नीले से वो अर्धचंद्राकार वाल्व से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा? फुफ्फुस धमनी से, और फुफ्फुस धमनी में पहुंच जाएगा, और फुफ्फुस धमनी से वो कहाँ पहुंचेगा? फेफड़ों में। ये हमारे फेफड़े हैं, और फेफड़ों से वो साफ होके खून फिर कहाँ पहुंचेगा?
फुफ्फुस सिराओं में। फुफ्फुस सिराएं उस शुद्ध खून को कहाँ डाल देंगी? वो शुद्ध खून को डाल देंगी बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से वो शुद्ध खून बाईकस्पिड वाल्व से होते हुए बाएं नीले में पहुंच जाएगा, और बाएं नीले से वो शुद्ध खून अर्धचंद्राकार वाल्व से होते हुए दैहिक महाधमनी से होते हुए पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा। तो वो ब्लड पूरी बॉडी में इस तरीके से सप्लाई कर दिया जाता है। समझ में आई बात? तो ये सिस्टम बताओ समझ में आया क्या आपके? अब यहाँ जो है इस चीज को लिखना कैसे है, एग्जाम में यदि ये आ जाएगा तो हम इसे कैसे लिखेंगे? चित्र तो बना लोगे आप, और ये बनाना बहुत जरूरी है। चलो अगली बात कर रहे। देखो क्या क्या चीज मैंने आपको पढ़ाई, अब समझ में आ जाएगा आपके। यदि कोई आपसे पूछता है कि हमारे हृदय में कितने वेश्म या कक्ष हैं, तो आप कहोगे 4 हैं सर, 2 तो आलिंद हैं, 2 नीले हैं, बता दोगे। यदि कोई पूछता है कि महाशिरा कितनी है हमारे हृदय में, तो आप बताओगे 2 हैं। एक तो अग्र महाशिरा है जो हृदय के ऊपर वाले हिस्सों से अशुद्ध खून को इकट्ठा करती है, एक पश्च महाशिरा है जो हृदय के नीचे वाले अंगों से अशुद्ध खून को इकट्ठा करती है। यदि कोई पूछता है धमनी कितनी है, तो आप कहोगे 2 हैं। एक तो दैहिक महाधमनी है जो पूरी बॉडी में शुद्ध खून को लेके जाती है, और एक फुफ्फुस धमनी है जो अशुद्ध खून को फेफड़ों में साफ करने के लिए ले जाती है। यदि कोई पूछता है सिरा कितनी है, तो चित्र में 3 दिखाई गई हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं, जिन्हें आप कहते हो फुफ्फुस सिराएं। ये फुफ्फुस सिराएं फेफड़ों से शुद्ध खून को लेके आती हैं। वैसे लोगों का मानना यह है कि जो धमनियां हैं उनमें शुद्ध रुधिर बहता है, और ये बात सच भी है, धमनियों में ज्यादातर शुद्ध रुधिर ही बहता है। पर इस बात को कान खोल के सुन लो आप, कि जो हमारी ये फुफ्फुस धमनी है ना, इसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। वो अशुद्ध रुधिर ही तो लेके गई फेफड़ों तक शुद्ध करने के लिए। और सबको पता है कि सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, पर फुफ्फुस सिराएं जो फेफड़ों से खून को ले गई उनमें तो शुद्ध रुधिर है। तो ये एक्सेप्शन है, दोनों अपवाद हैं जो नियमों का पालन नहीं करते। सबको पता है धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, पर फुफ्फुस धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, और फुफ्फुस सिराएं ऐसी हैं जिनमें शुद्ध रुधिर बहता है। तो क्या हम रुधिर की शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर ही धमनी और सिराओं का डिसीजन लें? तो उत्तर है नहीं। आपको सिर्फ एक बात समझनी, जो हृदय से खून को लेके जा रहा वो तो धमनी है, और जो हृदय की तरफ खून को लेके आ रहा वो शिरा है। बस इतना समझना है। इतना समझ के तो कहीं गड़बड़ी नहीं होने की। ठीक है, अब अगली बात कर रहे हैं हम। अगली बात कर रहे, चलो। यदि पूछा जाता है कि हमारे हृदय में वाल या कपाट कितने हैं, वाल्व या कपाट, तो आप बताओगे 4। एक तो ट्राइकस्पिड वाल्व है, एक बाइकस्पिड वाल्व है, और 2 हैं अर्धचंद्राकार वाल्व। बताई थी सारे, सबके फंक्शन भी बताए थे। अब हम बात करेंगे हृदय की क्रियाविधि की, जो मैंने आपको समझा दिया पहले से ही। मैंने आपको बताया कि अशुद्ध रुधिर अग्र महाशिरा व पश्च महाशिरा से दाएं आलिंद में आके गिरेगा, और दाएं आलिंद से फिर ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए दाएं नीले में चला जाएगा जब दाएं आलिंद पिचकेगा, और दायां नीले पिचकेगा तो अर्धचंद्राकार वाल्व से होते हुए फुफ्फुस धमनियों में चला जाएगा, और फुफ्फुस धमनी इस अशुद्ध रुधिर को फेफड़े में लेके जाएंगी। फेफड़ों में ये माइनस कर देंगे CO2 को और H2O को, और उत्सर्जी पदार्थ भी आप लिख सकते हो। माइनस माने छोड़ देगा खून, और वहां से प्लस कर लेगा ऑक्सीजन, खून वहां से ऑक्सीजन उठा लेगा, जिससे हमारा अशुद्ध रुधिर शुद्ध रुधिर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो शुद्ध रुधिर फुफ्फुस सिराओं से होते हुए बाएं आलिंद में आके गिरेगा, और बाएं आलिंद से वो फिर बाईकस्पिड वाल्व से होते हुए बाएं नीले में इकट्ठा हो जाएगा, और बाएं नीले को सबसे ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, सबसे ज्यादा हिम्मत दिखानी पड़ेगी, सबसे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, इसलिए हृदय बाईं तरफ महसूस होता है। बायां नीले अर्ध चंद्राकार वाल्व से होते हुए खून को दैहिक महाधमनी में सप्लाई कर देगा, और दैहिक महाधमनी उस खून को पूरे शरीर में सप्लाई कर देगी, पूरी बॉडी में। ठीक है ना? और पूरी बॉडी में जब खून सप्लाई होगा, तो पूरी बॉडी में सप्लाई होने के कारण वो खून फिर दोबारा से अशुद्ध होता रहेगा, और फिर दोबारा यही चक्र चलता रहेगा। ये सारी चीज मैंने आपको सिखा दी, चाहे तो आप दोबारा रिपीट कर लेना। अब हम बात करते हैं दोहरे परिवहन की। ये बात बच्चों की बहुत कम समझ में आती है, दोहरा परिवहन। एक मिनट, हमारी बॉडी जो है ना
हमारी जो बॉडी है उसमें ब्लड सर्कुलेशन दो तरीके से होता है। दो तरीके कौन से? एक तो हृदय ने खून को धक्का दिया, वो पूरे शरीर में घूम के आ रहा, और एक हृदय ने खून को धक्का दिया, वो फेफड़ों में घूम के आ रहा। हृदय ने खून को फेफड़ों में क्यों भेजा था बताइए? साफ होने के लिए। और खून गया हृदय से फेफड़ों में और साफ होके आ गया। एक तो परिवहन ये है। और एक हृदय ने शुद्ध खून को पूरी बॉडी में सप्लाई करा था, वो पूरी बॉडी में गया, गंदा हो गया, फिर आ गया। एक ये परिवहन है। तो दोहरा परिवहन इसलिए कहते हैं। एक तो होता है फुफ्फुस या पल्मोनरी परिवहन। इसमें जो अशुद्ध रुधिर है, वो अशुद्ध रुधिर फुफ्फुस धमनियों में जाता है, आपको पता है। और फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर जाता है फेफड़े में, और फेफड़ों में जाके शुद्ध रुधिर में बदल जाता है, और वो शुद्ध रुधिर फिर फुफ्फुस सिरा से फिर हृदय में आ जाता है। तो यूं बताओ, हृदय से खून गया बाहर फेफड़ों में, और फेफड़ों से शुद्ध होके फिर आ गया हृदय में। एक तो परिवहन ये है, इसे कहते हैं फुफ्फुस परिवहन या पल्मोनरी परिवहन। ठीक है। अगला अगला मैंने आपको वैसे समझा ही दिया, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ दूसरा परिवहन कौन सा है। दूसरे परिवहन को हम कहते हैं दैहिक या सिस्टेमिक। क्या कहते हैं? दैहिक या सिस्टेमिक परिवहन। शुद्ध रुधिर है, शरीर में गया, अशुद्ध रुधिर में बदल गया, और अग्र महाशिरा व पश्च महाशिरा उस अशुद्ध रुधिर को फिर हृदय में ले आई। तो यह है दैहिक या सिस्टेमिक परिवहन। तो ध्यान रखना, दोहरा परिवहन यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यह आंसर आपको देना है। ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं हृदय स्पंदन की या धड़कन की। हृदय स्पंदन या धड़कन का मतलब क्या है? जो हृदय का सिकुड़ना होता है ना, जब पिचकता है वो, तो उसे कहते हैं प्रकुंचन। और जब हृदय फैलता है उसे कहते हैं अनुशीतलन। और जब एक प्रकुंचन और एक अनुशीतलन होते हैं, यानी एक बार वो क्या हुआ, एक बार वो सिकुड़ा, एक बार फैल गया, तो इसे हम कहते हैं, इस घटना को कहते हैं एक धड़कन। और इस एक धड़कन में 0.8 सेकंड लगते हैं। कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड। ध्यान रखोगे इस चीज को, कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड। ठीक है। अब यदि कोई हमारे से पूछता है कि 1 मिनट में हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो लगभग 75 बार धड़कता है। ध्यान रखना, क्योंकि एक धड़कन में 0.8 सेकंड लगे, इसके हिसाब से वैज्ञानिकों ने औसत अंदाजा लगाया, कैलकुलेशन करी कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 75 बार धड़कता है। ध्यान रखोगे, बच्चों का थोड़ा तेज धड़कता है। ठीक है। चलो एक चीज और सीखते हैं। अब सीखते हैं रुधिर दाब या रक्तचाप, जिसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। जिस दबाव के साथ रुधिर धमनियों में बहता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये दो तरह का होता है। एक तो होता है प्रकुंचन रुधिर दाब, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये होता है 120 मिलीमीटर Hg। और एक होता है अनुशीतलन रुधिर दाब, डाइस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये होता है 80 मिलीमीटर Hg। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर नापते हैं ना डॉक्टर, तो वो ब्लड प्रेशर जब डॉक्टर नापते हैं तो वो ऊपर का और नीचे का नापते हैं। ऊपर का मतलब प्रकुंचन रुधिर दाब और नीचे का मतलब अनुशीतलन रुधिर दाब। वो 120 से 80 के बीच में रहना चाहिए। ऊपर वाला 120 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे वाला 80 से नीचे नहीं आना चाहिए। यदि थोड़ा बहुत अप डाउन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 80 होना चाहिए, यदि एक वयस्क व्यक्ति है और वो स्वस्थ है। ठीक है। तो आज तो हमें इतना ही डिस्कस करना है बेटे। ये जो अगला हेडिंग आपको नजर आ रहा है लसिका या लिम्फ, इसे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। आज की पढ़ाई बस इतनी ही बहुत है। बस मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, इससे आप बहुत तेजी से रिवीजन कर सकते हो। और बेटे, हर एक चीज को, विशेष रूप से विज्ञान को समझना चाहिए। हमें हमें विषयों को समझ के पढ़ना चाहिए। यदि आप समझ के पढ़ोगे ना, तो मजा ही कुछ और है, कभी नहीं भूलने के। और यदि आप समझ के नहीं पढ़ोगे, वैसे ही रट्टा रुट्टा मारते रहोगे, तो बेटे फिर तो कोई फायदा ही नहीं है पढ़ाई का। कम से कम विज्ञान को तो समझ लो, और कुछ नहीं समझते तो विज्ञान को तो समझ लेना चाहिए। ठीक है। बस आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।